इकोनॉमिक्स क्लास डॉक्टर मौर्य। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि अभी हमारा चैनल जो है नया है और आप सभी के माध्यम से ही इसे प्रमोट होना है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल को प्रमोट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और अपने हित मित्रों को भी बताएं इसके बारे में, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें। आप शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं और निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने सरलतम रूप में हम अर्थशास्त्र को आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, पूरी गुणवत्ता के साथ हम आपके समक्ष ले आएंगे। आज इस वीडियो में हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, अल्पकालीन लागत वक्रों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अब तक कितनी बार हम लोग अल्पकाल और दीर्घकाल की बारे में जान पाए हैं, और उत्पादन के पूरे चैप्टर में हमने कई बार अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन और इस रूप में कई बार देखा है। तो जाहिर है कि आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र में जब हम अल्पकाल और दीर्घकाल को परिभाषित करते हैं तो हम वहाँ ये देखने का प्रयास करते हैं कि जिन चरों का हम अध्ययन कर रहे हैं, वेरिएबल्स का, उसमें से कुछ वेरिएबल्स परिवर्तित नहीं किए जा सकते, और कम से कम एक नहीं किया जा सकता। एक से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं। तो इस रूप में जब कुछ साधन या एक साधन परिवर्तित नहीं किए जा सकते हों, या वेरिएबल परिवर्तित नहीं किया जा सकते हों जितने समय में, उस समय को हम लोग अल्पकाल कहते हैं। और अल्पकाल जब हम कास्ट की बात करते हैं, लागत की बात करते हैं, तो इसका संबंध उत्पादक से है। और उत्पादक की जो इकाइयाँ होती हैं, जिसे हम लोग फर्म कहते हैं, ये अलग अलग होती हैं। एक ही वस्तु की अलग अलग फर्मों के लिए अवधियाँ जो हैं वो अल्पकाल और दीर्घकाल अलग अलग हो सकती हैं। ये इस पर निर्भर करेंगी कि उस उत्पादन इकाई में या उस फर्म में जो उसके विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया में लगने वाले इनपुट्स हैं, आगत हैं, उनमें हम परिवर्तन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो जितने समय में हम परिवर्तन नहीं कर पाते, कुछ साधनों में या एक साधन में, तब तक हम अल्पकाल मानते हैं। और जब हम सभी साधनों में परिवर्तन करने की स्थिति में होते हैं, तो जैसे ही हम परिवर्तन करने की स्थिति में होते हैं, उस समय को हम लोग दीर्घकाल कहते हैं। तो अल्पकाल, दीर्घकाल यहाँ वर्ष, महीनों, दिनों से नहीं, सप्ताहों से नहीं होता, बल्कि इस रूप में होता है कि जितने भी समय में हम साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते, कुछ या एक या जितने भी हों, तो हम उन्हें अल्पकाल कहते हैं। तो इसी दशा में हम लोग अल्पकाल में लागत वक्रों की चर्चा करेंगे। अब हम जान लें लागत क्या है। लागत को यहाँ पर और सामान्य तौर पर मौद्रिक रूप में ही व्यक्त किया जाता है, और हम देखने का प्रयास करते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में कितनी लागत लगती है। और उस लागत को जब हम देखते हैं तो उसको इस रूप में देखते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक कितने आगतों, इनपुट्स को लगाता है, साधनों को लगाता है, और जितने भी साधनों को, जैसे वो श्रम लगाता है, भूमि लगाता है, पूंजी लगाता है, प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए मैनेजर्स को लगाते हैं, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवहन की लागतें लगती हैं। ये सब जो लागतें हैं, इन पे जो खर्चे आते हैं, इन खर्चों को हम लागत कहते हैं। तो जितनी भी लागतें हैं, लागतों को और भी कई तरह से हम लोग देखते हैं। कहते हैं कुछ लागतें तो
एक्सप्लिसिट होती हैं, व्यक्त होती हैं, जो दिखाई पड़ती हैं। कुछ लागतें ऐसी होती हैं जो सामान्यतः इम्प्लिसिट होती हैं, अस्पष्ट होती हैं, अव्यक्त होती हैं। जैसे उत्पादक जो है या जो एंटरप्रेन्योर है, जो साहसी है, वो उत्पादन प्रक्रिया में अपना भी योगदान देता है साहसी के रूप में, अपनी पूंजी भी लगा सकता है। तो उस पूंजी को उस पूंजी में नहीं दिखाता, जो स्पष्टता वो कहीं से उधार लेता है किसी पूंजीपति से। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो अपनी सेवाएं हैं, उन सेवाओं के बारे में अनुमान लगाता है कि इनका अगर ये सेवाएं दूसरे से ली गई होती तो कितना लागत लगती। तो उन लागतों को भी वो जोड़ता है, उसकी जो पूंजी लगी, उसकी जो मेहनत लगी है, उसका जो आप कह सकते हैं अपना मस्तिष्क का उपयोग करता है, प्रबंधकीय क्षमता का उपयोग करता है। तो इस तरह से तमाम जो व्यक्त अव्यक्त लागतें हैं, उन सारी लागतों को जब मौद्रिक रूप में हम जोड़ते हैं तो हम इसको टोटल कास्ट या कुल लागत कहते हैं। तो हम इस रूप में समझ लें कि उत्पादन प्रक्रिया में जितना कुछ भी लगाया जाता है, उन पर जितना खर्च होता है, उन सब व्ययों को जब हम जोड़ते हैं तो इस लागत को हम कुल लागत कहते हैं। और ये लागत मौद्रिक रूप में या मुद्रा के रूप में होती है। अब जब हम अल्पकाल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्पकाल में जो ये आगत या इनपुट्स लगते हैं, उनमें कुछ इनपुट्स, और हम उसको साधन भी कह सकते हैं, ऐसे होते हैं जिनको हम एकाएक या उतने समय में बदल नहीं सकते। और सामान्य तौर पर जैसे हम प्लांट और मशीनरी की कहते हैं, भूमि संयंत्र की बात करते हैं, वो लगाते हैं और उसमें भारी पूंजी लगती है और एकाएक उस पूरे स्ट्रक्चर को जब हम चाहें तब नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की जो लागतें होती हैं, ये लागतें, जैसे हम कहते हैं कि अगर हमको थोड़ा सा उत्पादन करना तो भी हमें मशीन लगानी पड़ेगी, तो भी बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी, तो भी हमको सारे साज सज्जा का उपयोग करना पड़ेगा। उत्पादन अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो भी इतने से काम चल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन के घटने बढ़ने पर अगर हम उत्पादन बढ़ाना भी चाहते हैं तो ये जो भूमि भवन संयंत्र, ये मशीनरी सब लगी हुई है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो पा रही है, नहीं हो रही है, अर्थात वो स्थिर हैं। तो इसका मतलब है कुछ साधन स्थिर हैं। लेकिन अगर उत्पादन की मात्रा हम बढ़ाना चाहते हैं तो श्रम की मात्रा बढ़ा के उत्पादन बढ़ा देंगे, कच्चे माल की मात्रा बढ़ा देंगे, और जो भी प्रक्रिया में बिजली लगनी है या जो भी और साहसियों की उनकी प्रबंधकीय व्यवस्था होती है, ये सब परिवर्तनीय है, बढ़ाई जा सकती है। तो कुछ साधन को हम नहीं बढ़ा सकते, कुछ साधनों को हम परिवर्तित कर सकते हैं, और इसी को हम लोग अल्पकाल कहते हैं। तो जिन साधनों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, अर्थात जो साधन फिक्स्ड हैं, उत्पादन के घटने बढ़ने पर भी जो यथावत बने रहते हैं, तो हम इनको कहते हैं ये स्थिर साधन हैं। और जिन साधनों को हम परिवर्तित कर सकते हैं, जिन आगतों को परिवर्तित कर सकते हैं, हम उनको कहते हैं ये परिवर्तनीय साधन हैं या परिवर्तनीय आगत हैं। और इन पे जो खर्च करते हैं, स्थिर पूंजी जो हमारी है या जो स्थिर साधन हैं, उन पे जो खर्च करते हैं, उनको हम कहते हैं ये लागत स्थिर है। अर्थात उत्पादन के बढ़ने पर भी ये समय इतना है कम कि हम इनको बढ़ा नहीं सकते, इस नाते ये स्थिर रहती हैं। उत्पादन कम होगा तब भी, उत्पादन ज़्यादा होगा तब भी। लेकिन दूसरी तरह की जो लागतें हैं, दूसरे तरह के जो साधन आगत हैं जिनको हम घटा बढ़ा सकते हैं, श्रम और कच्चे माल जैसे, तो इन साधनों पर जो व्यय होता है वो उत्पादन के बढ़ने के साथ बढ़ता है, घटने के साथ घटता है, इस तरह की बात होती है। तो वो परिवर्तनीय है। तो जो साधन परिवर्तनीय है, उन पर जो लागत लगती है उसको हम लागत को भी कहते हैं कि अगर साधन परिवर्तनीय है तो उन पर होने वाला खर्च भी परिवर्तनीय होगा। तो वो साधन भी, लागत भी क्या होगी, परिवर्तनीय होगी, वेरिएबल होगी। और जो स्थिर साधन हैं उन पर जो खर्च होगा वो स्थिर होगा, उसको हम स्थिर लागत कहेंगे, उन पर होने वाले खर्चों को। तो इस प्रकार से कुल लागत को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक को हम लोग कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और एक दूसरे को हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कास्ट। संक्षेप में हमने यहाँ लिखा है टोटल कास्ट के दो हिस्से होते हैं, टोटल फिक्स्ड कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट। इनको जोड़ के जो लागत बनती है वो होती है कुल लागत। अब अगर हम
उत्पादन करते हैं, जितना कुल उत्पादन करते हैं किसी फर्म में, किसी उत्पादन इकाई में, तो हम ये भी देखने का प्रयास कर सकते हैं कि जो जिस वस्तु का उत्पादन हुआ है उसकी प्रति इकाई लागत कितनी है, अर्थात औसत लागत कितनी है। तो औसत लागत के संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि कुल लागत को अगर हम उत्पादन की कुल इकाइयों से भाग दे दें तो एक इकाई की लागत मिल जाती है, तो ये औसत लागत होती है। इसी तरह कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत जो हैं उनके भी औसत निकाले जा सकते हैं। तो वो होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, स्थिर औसत परिवर्तनीय लागत, और दोनों लागतों को जोड़ेंगे तो ये औसत लागत होगी। तो जिस तरह से हमने कुल लागत को दो भागों में बांटा, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत, वैसे ही इसको भी बांट सकते हैं। औसत लागत के भी दो हिस्से होते हैं, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनीय लागत, ये होगी। और ये मिलेगी TFC में, Q का मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की कुल मात्रा से भाग देंगे। इसी प्रकार से टोटल वेरिएबल कास्ट में भाग देंगे तो जो आएगा भाग देने पर ये मिलेगा AFC, एवरेज फिक्स्ड कास्ट, और ये मिलेगी एवरेज वेरिएबल कास्ट। तो इस तरह से इन लागतों को ऐसे हम निकालते हैं। तो अभी हमने दिखाया आपको कि अल्पकाल क्या है और अल्पकाल में जो उत्पादन के साधन लगते हैं वो कैसे हैं, उनमें कुछ स्थिर हैं, कुछ परिवर्तनीय हैं। तो स्थिर साधनों पर जो व्यय होगा उसको हम कुल स्थिर लागत कहेंगे, परिवर्तनीय साधनों पर जो व्यय होगा उसको हम कुल परिवर्तनीय लागत करेंगे। उत्पादन की इकाइयों से भाग दे के इनके औसत भी निकाल सकते हैं, औसत लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत। हम जानते हैं कि कुल लागत जो है उसका जो एक हिस्सा है स्थिर लागत का, वो उत्पादन की मात्रा के बढ़ने के साथ बढ़ता घटता नहीं है, वो स्थिर रहता है, और परिवर्तनीय वाला परिवर्तित होता है। अब यहाँ एक बात और आप ध्यान रखें कि जब उत्पादन होता है तो अल्पकाल की स्थिति है। हमने तो उत्पादन फलन के संदर्भ में दोनों स्थितियाँ पढ़ा है। दीर्घकाल में क्या होता है, उत्पादन के नियम किस तरह से काम करते हैं, अल्पकाल में किस तरह के काम करते हैं। क्योंकि यहाँ हम अल्पकाल की चर्चा कर रहे हैं, इस नाते हम अल्पकालीन स्थितियों के बारे में बता सकते हैं। और अल्पकाल में हमने देखा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस लागू होता है उत्पादन में, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है, जिसे हम प्रतिफल का नियम भी कहते हैं, और जिसमें ये बताया गया है, हमने उत्पादक का संतुलन भी पढ़ रखा है, और हमने ये भी देखा है कि उत्पादक जो है उस स्थिति में संतुलन में होता है जब उत्पादन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। अर्थात उत्पादन में जैसे जैसे किसी भी साधन की आप अतिरिक्त इकाइयाँ लगाते हैं, उनसे होने वाला जो अंतिम उत्पादन है वो क्रमशः घटता जाता है। तो अब ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम लागू होगा। कहने का मतलब है कि एक श्रमिक अगर पहले 10 इकाई का उत्पादन करता था किसी वस्तु का, तो अगला श्रमिक जो है उससे कम उत्पादन करेगा, 9 इकाई का करेगा, अगला इकाई उससे भी कम उत्पादन करेगा। श्रमिक पर जो व्यय होगा, अर्थात जो उसे मजदूरी दी जाएगी, वो तो जैसा 9वां श्रम पाएगा वैसे 10वां पाएगा, वैसे 12वां पाएगा। इसका मतलब है कि श्रम की जो लागत है वो जितनी लगती है, वो जो उत्पादन करता है वो उत्पादन घट जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम उस उत्पादन को लागत के टर्म में देखें तो प्रति इकाई जो उत्पादन होगा उसकी लागत बढ़ती हुई हमें मिलेगी, क्योंकि उत्पादन घटता हुआ है। अगर समान लागत से एक श्रमिक उत्पादन करता है, पहले 10 इकाई का उत्पादन करता था, 10 रुपये में बेची जाती थी तो 100 रुपये प्राप्त होता था। अब वही श्रमिक अगर 9 इकाई का उत्पादन करेगा और 10 में बिकेगी तो 90 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगली इकाइयों की जो लागत है वो हमें बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा लागत से कम उत्पादन होगा या समान लागत से उत्पादन घट जाएगा। तो जब हम उत्पादन और लागत का संबंध निकालते हैं तो ये कहा जाता है कि जब उत्पादन बढ़ता हुआ होगा तो इसका मतलब है लागतें घटती हुई होंगी, और जब उत्पादन घटता हुआ होगा तो इसका मतलब है लागतें बढ़ती हुई होंगी।
तो उत्पादन में अगर ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू है तो उत्पादन की प्रक्रिया में भी वो लागू होगा। और उस नियम में हमने पढ़ा कि पहले वर्धमान प्रतिफल का नियम लागू होता है और एक सीमा के बाद अंततः ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होगा। तो पहले अगर वर्धमान उत्पादन है तो लागतें ह्रासमान होंगी, और एक सीमा के बाद जब ह्रासमान प्रतिफल लागू होगा तो लागतें वर्धमान होंगी। तो ऐसी स्थिति में लागत के टर्म में जब हम देखेंगे तो उत्पादन के साथ साथ प्रारंभिक स्थितियों में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होने के कारण, क्योंकि अल्पकालीन स्थिति है, कुछ साधन स्थिर कुछ परिवर्तनीय होंगे, और हम दिखा भी रहे हैं कि हमारे कुछ साधन स्थिर हैं, उन पर लगने वाली लागत भी स्थिर है, और जो परिवर्तनीय है उन पर लगने वाली लागत परिवर्तनीय है। तो स्थिर साधन पर जो लागत लगती है वो तो उत्पादन के साथ स्थिर रहेगी, लेकिन जो परिवर्तनीय लागत है वो लागत तो बढ़ेगी, लेकिन प्रारंभिक स्थितियों में जब वर्धमान प्रतिफल अर्थात बढ़ता हुआ उत्पादन मिलेगा तो इसका मतलब लागतें घटती हुई दर से लागतें बढ़ेंगी, मतलब कुल लागत बढ़ेगी लेकिन बढ़ने की दर घटती हुई होगी। और एक सीमा के बाद जब ह्रासमान प्रतिफल लागू हुआ तो इसका मतलब वर्धमान लागत का नियम लागू होगा, अर्थात लागतें कुल लागत बढ़ेगी, बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी। तो एक तरह से उत्पादन का प्रतिकूल या विपरीत है लागत। जब उत्पादन वर्धमान तो लागत ह्रासमान, और जब उत्पादन ह्रासमान तो लागत वर्धमान। तो ये लागत के या कुल लागत के बढ़ने की स्थिति होगी। हमने एक अंकीय उदाहरण यहाँ लिखा है ताकि बातें सब आपकी समझ में आ जाएं। तो आपको मैं यहाँ ले चल रहा हूँ, आप बोर्ड पर आएँ और बोर्ड पर देखिए। हमने बहुत उसको संक्षेप में लिखने का प्रयास किया है ताकि बोर्ड पर आपको मैं समझा सकूं। जब आप परीक्षाओं में लिखते हैं तब इस तरह की तालिका बनाना ज़रूरी नहीं है और बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने अंकों को आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे वहाँ जो समय आपको दिया होता है। वो ऐसी स्थिति में हम इन चित्रों का प्रयोग करेंगे जिसको अभी हम समझा देंगे, लेकिन इन चित्रों को समझने के पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब इसको हम समझाएंगे तो आपको बताएंगे कि स्थिर लागत हम जान गए हैं, परिवर्तनीय लागत हम जान गए हैं, हम औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत लागत सब के बारे में जान गए हैं। और ये भी जान गए हैं कि उत्पादन में जो नियम लागू होंगे उनके कारण जो लागतों पर प्रभाव पड़ेगा वो कुल लागत पहले बढ़ती हुई लागत जो है पहले जो घटती हुई दर से बढ़ेगी और एक सीमा के बाद बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी। तो वही हमको करना है और बिल्कुल उसी आधार पर हम लागत को लिखेंगे और उस लागत के आधार पर अर्थात कुल लागत के आधार पर आगे का हम सारा कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का ये वक्र बनता है, क्योंकि हमको वक्र की प्रकृति पढ़नी है। तो आइए हम देखें, ये हमने क्वांटिटी लिखी उत्पादन की और एक से दिखाया गया है। सामान्य तौर पर एक से दिखाने में, क्योंकि पूरे उत्पादन के नियम को आप एक थोड़े से उदाहरण में अगर समझाना चाहते हैं तो ये काम थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हम उसको 12 इकाइयों में तीनों नियमों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये समझ में आ जाए, अन्यथा तो नियम लागू होने में एक लंबा समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी है उत्पादन की Q और ये इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7 12 तक गई हैं। अब इसमें एवरेज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, हम जानते हैं कि जो संयंत्र भूमि मशीनरी पर लगती है लागत वो उत्पादन की इकाइयों के घटने बढ़ने के साथ घटती बढ़ती नहीं स्थिर रहती है। और ये सारी इकाइयाँ देखिए 100 100 100 100 100 स्थिर लागत जो है, कुल स्थिर लागत जो है वो 100 है, वो परिवर्तित नहीं होगी चाहे उत्पादन कम हो चाहे उत्पादन ज़्यादा हो। लेकिन जो टोटल वेरिएबल कास्ट है ये बढ़ेगी, जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो ज़्यादा होगी, कम उत्पादन करेंगे तो कम होगी। इसका मतलब उत्पादन बढ़ने के साथ ये बढ़ेगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि प्रारंभिक स्थितियों में बढ़ेगी तो बढ़ने की दर घटती हुई होगी, क्योंकि शुरू में वर्धमान प्रतिफल लागू होगा। अर्थात जैसे जैसे आप स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाएंगे, पिछले साधन की तुलना में अगला साधन ज़्यादा उत्पादन करेगा, अगर ज़्यादा उत्पादन करेगा तो लागतें घट जाएंगी। इस नाते लागतें
ह्रासमान होगी। और ह्रासमान अगली इकाई की लागत कितनी है, पिछली इकाई से कम है, ये दिखाना है। और एक सीमा के बाद अगली इकाई की लागत पिछली इकाई से ज़्यादा दिखाना है। और अगर हम आपको इस टोटल जो वेरिएबल कास्ट है इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, वो वृद्धियाँ हमने यहाँ दिखाने का आपको प्रयास किया है लास्ट में। और यहाँ से बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। ये देखिए, पहली इकाई जब ये बढ़ती है, पहली देखिए 20 है और उसके बाद 38 होती है। 2 इकाई जब उत्पादित करता है तो उसकी कुल वेरिएबल कास्ट 38 होती है। इसका मतलब पहले वाली इकाई की लागत थी 20 और दूसरे वाले की हो गई घट के 18, और तब 20 और 18 बढ़ के 38 हो गया। अगली बार यहाँ से जब बढ़ाया है तो 18 के बाद और घट गई, ये 17 घट गई तीसरी इकाई, और फिर 17 जोड़ के आ गया 155, फिर 13 घट गई, और अब 13 जब जोड़ेंगे तो आ गया 168। तो इस प्रकार से प्रारंभ में हमने लागतों को, सीमांत लागतों को घटाया है। 18, 17, 13, 10, और 10 के बाद से देखिए फिर अब यहीं से ह्रासमान प्रतिफल लागू हो गया और लागतें बढ़ने लगीं, और ये लागत 13, 17, 20, 24, 30 ऐसे बढ़ती गई, और इन्हीं को क्रमशः यहाँ जोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्पादन का जो लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है, जिसमें हम कह रहे हैं कि प्रारंभिक स्थिति में लागतों के बढ़ने की दर ह्रासमान होगी तो ये घटती हुई है, और एक सीमा के बाद वर्धमान होगी तो ये बढ़ती हुई है, और इसी आधार पर ये जोड़ के बना हुआ है। तो ये हमारी टोटल वेरिएबल कास्ट है, जो है 20, 38 ऐसे घट के 272 तक गई है। और अब कुल लागत इन दोनों का योग होगी, यह जोड़ लिया गया क्योंकि ये 100 स्थिर है, इसमें 100 आप जोड़ लें, 120, 138, 155, 168 ऐसे करके जोड़ के देखिए, 100, 272, 372, 100, 222, 322, 100, 182, 282 ऐसे जुड़ गया। तो इस तरह से हमारा सारा जो प्रक्रिया जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही टोटल वेरिएबल कास्ट है, जिसको बढ़ाना इस रूप में है कि पहले ह्रासमान लागत का नियम लागू हो और बाद में वर्धमान लागत का नियम हो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उत्पादन का नियम जब लागू होगा तो पहले उत्पादन वर्धमान गति से बढ़ेगा, लागत ह्रासमान गति से बढ़ेगी, बाद में उत्पादन ह्रासमान गति से जब बढ़ेगा तो लागतें वर्धमान गति से बढ़ेंगी। तो ये इस रूप में इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि ऐसे ये बढ़ी हैं, आप देख लो, पहले ह्रासमान गति से बढ़ी हैं, फिर वर्धमान गति से बढ़ी हैं, और जब सीमांत को क्रमशः जोड़ा गया है तो टोटल वेरिएबल कास्ट ये आई है, टोटल कास्ट ये आई है। और अब आपको निकालना एवरेज फिक्स्ड कास्ट, ये एवरेज फिक्स्ड कास्ट क्वांटिटी से भाग देना है। तो इस टीसी में जब आप 1 से भाग देंगे, जब आप टीसी से ऐसे ये करेंगे, टीसी में देखिए ये 100 है, ये 120 है, ये 120 है, तो यहाँ पर ये आया है औसत लागत। तो हम यहाँ इतने दूर न जाके हम पहले एवरेज फिक्स्ड कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट दोनों निकाल लिए। तो इसका मतलब है फिक्स्ड कास्ट में आप 100 में 1 से भाग देंगे तो 100 आएगा, 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा, 3 से भाग देंगे तो ये आएगा। तो क्योंकि ये राशियाँ 100 हैं और उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, और भाग पहले 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, तो वो घटती चली जाएगी। तो ये निरंतर घटती हुई मिलेगी। आप 100 से घटते 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 16, 14, 12, 11, 10, 9 कर 8.3 तक आ गई। जब 12 इकाई उत्पादित होगी तो एक इकाई की स्थिर लागत 100 में 12 से भाग देने पर 8.3 आएगी। ऐसे ये लागतें निकल गई। ऐसे इस टोटल वेरिएबल कास्ट में जब 1, 2, 3, 4, 5 से क्रमशः भाग देंगे तो जब 20 में भाग देंगे तो 20 आएगा, 38 में भाग देंगे 2 आएगा, 55 में भाग देंगे तो 18.3 आएगा। ऐसे भाग देंगे। देखिए जब 10 से भाग देंगे इसमें 182 में तो 18.2 आएगा। ऐसे 11 से, 12 से ये, तो ये टोटल वेरिएबल कास्ट आ गई। टोटल वेरिएबल कास्ट में देखिए ये तो निरंतर घटती हुई चली गई है, लेकिन इसमें क्या होगा, बढ़ेगी। पहले गति कौन सी होगी, पहले घटती हुई दर से बढ़ेगी, फिर बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी, लेकिन निरंतर बढ़ेगी। और उसको जब हम चित्र बनाएंगे तब दिख जाएगा। तो ये है, बढ़ रही है, पहले बढ़ने की दर ये है, घटती हुई, और एक सीमा के बाद बढ़ती हुई। जब आप इसको अंतर को देखेंगे तो यहाँ से समझ जाएंगे। और एवरेज कास्ट को निकालने के लिए हम टोटल कास्ट में क्वांटिटी से भाग देंगे। तो इस टीसी वाले में जब 1 से भाग देंगे तो 120, और 138 में 2 से भाग देंगे तो 69,
155 में 3 से भाग देंगे तो ये, और इस तरह से ये ACI है। तो AC का कर्व में जब ध्यान दीजिए तो आप ये पाओगे 120, 69, 51, 42, 35, 31, 29, 28, 28, देखिए 28 तक आया घटते हुए। अब इसके बाद बढ़ने शुरू हो गया 28.2, 29.3 और 31, 31। तो पहले ये घटेगी और फिर ये बढ़ेगी। तभी कहा जाता है कि औसत लागत वक्र यू आकार का होगा, पहले ऊपर से नीचे गिरेगा फिर बढ़ेगा। लेकिन एवरेज वेरिएबल कास्ट जो है ये देखिए, ये पहले घटेगी, ये भी घटते घटते 15 तक आती है और 15 के बाद फिर ये बढ़ना शुरू हो जाती है 15.4, 16, 17, 18, 20, इस तरह से ये होगी स्थिति। अब इनको हम अब चित्रों से दिखा सकते हैं। यही चीज़ जो है वो चित्रों पर दिखाएंगे, लेकिन इन्हीं अंकों को चित्रों पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अंकों को जब आप चित्रों पर दिखाएंगे तो पैमाना से चित्र बनाना पड़ेगा और अंकों को बनाने में आपको दिक्कतें होंगी, कोई नहीं बना सकता परीक्षा में। घर पर भी बनाएंगे तो घंटे लग जाएगा, क्योंकि आपको ग्राफ पर पैमाने से बनाना पड़ेगा। इस नाते जब चित्र बनाते हैं तो अंकों का प्रयोग नहीं करते। तो आप परीक्षाओं में भी अंकों का प्रयोग नहीं करेंगे और चित्र बनाते समय भी अंकों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब आप कोई पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा भी होगा, हम भी आपको समझाएंगे, और जब वहाँ पर जो चित्र बनाता है वो आपको समझाने के लिए पैमाने से बनता है, क्योंकि अंकों को हम परीक्षाओं में नहीं लिखते हैं। इस नाते हम वहाँ पर अंक नहीं प्रयोग करेंगे और उस रूप में दिखाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर ऊपर वाले चित्र में इन तीनों को दिखाया है, टोटल फिक्स्ड कास्ट को, टोटल वेरिएबल कास्ट को और टोटल कास्ट को। फिक्स्ड कास्ट स्थिर रहेगी उत्पादन, इस पर उत्पादन दिखाया गया है इस वक्र पर। 1, 2, 3, 4, 5, 12 जैसे हमारा बढ़ा, तो ऐसे जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे, तो ये तो निरंतर 100 है, तो ये निरंतर, ये देखिए 100 है OF। मैं कहूँ अगर इसको 100 तो पैमाने से लिखना पड़ेगा कि इतना बराबर 100, तो आगे भी लिखना पड़ेगा उसी हिसाब से, वो तो यहाँ बन नहीं सकता। तो ये टोटल कास्ट OF है और ये उत्पादन के 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी इकाइयाँ आप उत्पादित करें उतने रहेगी। इस नाते ये वक्र एक क्षैतिजीय रेखा होगी जो आधार X के समानांतर होगी, जो ये बताएगी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत जो है वो स्थिर है, घटती बढ़ती नहीं है। लेकिन जो टोटल वेरिएबल कास्ट है, अगर उत्पादन नहीं करोगे तो कोई श्रमिक नहीं लगेगा, तो शून्य हो जाएगी। और जब उत्पादन करेंगे आप तो श्रमिक को कच्चे माल और सारे इनपुट्स लगाने पड़ेंगे, तब वो लागत लगना शुरू होगी। और जैसे जैसे अधिक उत्पादन करेंगे तैसे तैसे लागतें बढ़ेंगी। अब जरा मैं आपको ध्यान दिला दूं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जहाँ उत्पादन आप दिखा रहे थे, ये देखिए इस पर तब उत्पादन था, इस पर आप श्रम की मात्राएँ बढ़ा रहे थे, अन्य साधनों के स्थिर साधनों के साथ इस पर उत्पादन दिखा रहे थे। और ये जो उत्पादन बनता था ऐसे बनता था वक्र, देखिए ये ऐसे और फिर ऐसे, ये होता था टोटल प्रोडक्शन। तो यहाँ तक जो वक्र ये बढ़ा है, ये इस वक्र को जब हम बनाएंगे तो इसके बढ़ने की जो दर है वो बढ़ती हुई है, वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। और जब लागत के टर्म में देखेंगे तो ये ह्रासमान होगी और ह्रासमान दर इसकी उल्टी होगी, अर्थात वो ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे उल्टी। और जब ये ह्रासमान होगी तो ये वर्धमान होगी, वर्धमान भी यही है, यही से बनेगी। फिर देखिए ये, इसका मतलब है कि अगर ये टोटल प्रोडक्शन का कर्व है तो टोटल कास्ट का कर्व ऐसे बनेगा। तो ये देखिए ये वक्र जो है ये हमारा, अगर मैं टोटल कास्ट वाले वक्र को मिटा दूं तो हमें जो टोटल वेरिएबल कास्ट, जो टोटल आपका कास्ट वाला वक्र है वो मिल जाएगा। मतलब ये देखिए ये तो उत्पादन का वक्र था, ये लागत का वक्र होगा। तो ये वक्र ये यहाँ शून्य से स्टार्ट होगा, इसकी पहले जो ढाल होगी देखिए ऐसे होगी, मतलब अगर एक्स अक्ष की तरफ देखेंगे तो ये कनकेव होगी, नतोदर होगी, और यहीं आगे जाके फिर ये उत्तल हो जाएगी। तो इस तरह का वक्र घटती हुई दर दिखाता है, इस तरह का वक्र बढ़ती हुई दर दिखाता है। तो लागतें प्रारंभ में घटती हुई दर से बढ़ती हैं, बाद में बढ़ती हुई दर से बढ़ती हैं, लेकिन ये लागत, कुल लागत सदैव बढ़ती हुई होगी, वेरिएबल कास्ट। तो ये कुल जो परिवर्तनीय लागत है उसका वक्र सदैव ऊपर बढ़ता हुआ होगा। लेकिन जब तक उत्पादन में वर्धमान प्रतिफल का नियम लागू है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स का,
तब तक वो घटती हुई दर से बढ़ेगा, क्योंकि लागतें उसके उल्टे गति से बढ़ेंगी। और जब ह्रासमान लागत का नियम लागू हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स का, तब ये इंक्रीजिंग कॉस्ट हो जाएगी, इनकी लागतें जो है बढ़ती हुई दर से बढ़ेंगी। इस नाते ये वक्र इस तरह का होगा। और जब इन दोनों लागतों को आप जोड़ेंगे तब कुल लागत मिलेगी। और कुल लागत निकालने के लिए इसका मतलब है कि इस टोटल वेरिएबल कास्ट में हर स्तर पर, जैसे ये 100 जुड़ा था ना, देखिए 128 में 100 जुड़ा 228, 108 में 100 जुड़ा 208, 91 में 100 जुड़ा तो 91। इसका मतलब हर स्तर पर 100 वृद्धि होगी। तो इसका मतलब है कि उत्पादन के हर स्तर पर इतनी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है ये वक्र इतनी ऊंचाई हर जगह इस ऊर्ध्व जो हमारी लंबवत दूरी है उस पर कवर करेगा। तो नाप के तो आप नहीं बनाओगे, लेकिन ये इस तरह से अगर समानांतर स्थिति यहाँ से आपको दिखे तो बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये देखिए, अगर मैं देखूँ तो ये दूरी जो देखिए ये खड़ी वाली दूरी है, ये इतनी बराबर होनी चाहिए। यहाँ भी हो तो ये ध्यान रहे आपको कि ये दूरियाँ हैं, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई बराबर। अब यहाँ देखिए दोनों की दूरी कम दिख रही है, लेकिन जब लंबवत दूरी नाप रहे हैं तो OF के बराबर ही है, उसके आसपास दिख रही है। तो आप हाथ से बनाओगे, आसपास दिखेगी, सही माना जाएगा। तो लेकिन ये आप लिख सकते हैं कि दोनों वक्रों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो OF के बराबर होनी होगी। और ये लिख देंगे तो एग्जामिनर या जो भी जांचेगा जान जाएगा कि आपको इस बात का पता है कि वेरिएबल कास्ट में फिक्स्ड कास्ट जब जोड़ी जाएगी तो वक्र उतने ऊपर उठ जाएगा जितनी ये फिक्स्ड कास्ट है। और जब दोनों जोड़ देंगे तो ये जो वक्र मिलेगा ये टोटल कास्ट कर्व होगा। तो जब हम चित्र में टोटल कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट और टोटल फिक्स्ड कास्ट को दिखाएंगे तो हम इस चित्र को बनाएंगे। ये हमारी टोटल फिक्स्ड कास्ट है, टोटल वेरिएबल कास्ट है, ये टोटल कास्ट है। कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हमें कुल लागत मिलती है। और इसको हम इन वक्र के रूप में दिखा रहे हैं। अब हम एक दूसरा वक्र बनाएंगे जिसमें हम इस औसत को दिखाएंगे, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनीय लागत। कई बार इसी चित्र के नीचे दूसरे चित्र को भी बनाते हैं, लेकिन उसमें बड़ी दिक्कत ये है, मतलब ये हमारे दोनों चित्र दो अलग अलग हैं, एक में नहीं है। एक में होते तो ये बीच की लाइन न खींची जाती, क्योंकि यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 है। और जब एक में चित्र बनाएंगे तो दिक्कत ये होती है कि कुल लागत बहुत ज़्यादा होती है और औसत लागत उसकी बहुत छोटी इकाई होती है। इस नाते ऊपर वाले चित्र को बहुत बड़ा बनाना पड़ता है और नीचे वाला चित्र जो है छोटा है, और जो जगह आपको मिलती है उसमें इस रूप में हम उसको बना नहीं सकते। इसलिए हमने इस चित्र को अलग बनाया, इसका स्केल अलग है, ये चित्र अलग है, इसका स्केल अलग है। जैसे हमारी टोटल फिक्स्ड कास्ट है 100, तो यहाँ पर जो OF है वो एक तरह से 100 दूरी दिखा रहा है, लेकिन इस अक्ष पर हमारी जो देखिए आपको क्या दिखा दूँ, एवरेज फिक्स्ड कास्ट जो है देखिए 8.3 है और 100 से लेके 8.3 तक हमको दिखाना है। इसका मतलब इतने ही चित्र में सारी चीज़ें बनानी होगी। अगर हम इसी चित्र में बनाएं तो चित्र लेंदी होगा, और इस नाते हम दूसरे चित्र में जब बनाएंगे तो हम उस स्केल को बड़ा कर दिए। अब हमारा 100 यहाँ इतना बड़ा होगा, क्योंकि देखिए ये एवरेज फिक्स्ड कास्ट 100 से शुरू होती है, हमने 100 से शुरू किया। और ये टोटल वेरिएबल कास्ट जो इसमें 20 और जोड़ देंगे तब ये होगा ABC, यहाँ AC 120 चली जाती है, 120 पे जाएगी, तो मैक्सिमम ये दूरी 120 है। और इस चित्र में इतना ही 100 हो गया। और ये सारा चित्र इतने छोटी जगह में बनाएंगे तो दिक्कत होगी, ख़राब लगेगा। इस नाते दोनों चित्रों को दो तरह से बनाया गया, दोनों के पैमाने अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ हमने बता रहे हैं आपको कि इस अंक का प्रयोग हमने यहाँ नहीं किया है, इस नाते ये न सोचें कि इस अंक के पैमाने पर बना है। लेकिन इस आंकड़े को जब हम बनाएंगे तो चित्र की आकार जो है वो ऐसे ही होगा। अब ज़रा देखें, यहाँ भी वही है, इस पर उत्पादन की इकाइयाँ हैं और इस पर जो है कास्ट है तो वक्र जो लिखा रहेगा AC रहेगा तो औसत कास्ट दिखाएगी, औसत लागत। ABC रहेगा तो औसत परिवर्तनशील लागत दिखाएगी। और जब हम इस वक्र पर चलेंगे नीचे वाले AFC पर तो औसत फिक्स्ड कास्ट को दिखाएगी। और यहाँ भी हम देखेंगे कि इन दोनों वक्रों का जो टोटल होगा, देखिए AFC और ABC इनको जोड़ के AC बनता है।
तो इन दोनों वक्रों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें AC मिल जाएगा यहाँ भी, और हम उसकी प्रकृति या नेचर देख लेंगे कि ये वक्र कैसा है, तीनों वक्र किस तरह के हैं। ज़रा यहाँ ध्यान रखिए, ये 100 फिक्स्ड था, और जब हम इसका औसत निकालेंगे तो 1 से भाग दोगी, 2 से, 3 से, ये देखिए ये आएगा AFC 100, 2 से भाग दिया 50। तो ये जैसे जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 11, 12 से भाग देते जाएंगे 100 में, ये दूरियां घटती जाएंगी। इसका मतलब है जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा ये औसत फिक्स्ड कास्ट घटती जाएगी। ये देखिए ये निरंतर घटती हुई चली गई है। जितना भी उत्पादन बढ़ेगा ये लागत नीचे गिरती चली जाएगी, क्योंकि उत्पादन की इकाइयों से इस स्थिर लागत में भाग दी जा रही है। उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ रही हैं, इस नाते भागफल घटता हुआ मिलेगा। तो औसत स्थिर लागत का वक्र AFC जैसा होगा, जो ऊपर से नीचे गिरता हुआ मिलेगा हमको। लेकिन एवरेज वेरिएबल कास्ट का जो कर्व है, उत्पादन में नियम लागू है क्या? प्रारंभिक स्थितियों में लागतें ह्रासमान दर से बढ़ेंगी और बाद की स्थितियों में वर्धमान दर से बढ़ेंगी। तो जब ह्रासमान दर से बढ़ेंगी तो औसत भी घटता हुआ होगा, और जब वर्धमान दर से बढ़ेंगे तो औसत बढ़ता हुआ होगा। इसलिए प्रारंभिक स्थितियों में परिवर्तनीय लागत पहले घटेंगी और एक सीमा के बाद बढ़ेंगी। तो यहाँ अगर हम इस आंकड़े में देखेंगे तो देखिए 20, 19, 18, 17, 15, 6, 15, 1 घटती चली गई, लेकिन यही 15, 1 के बाद फिर बढ़ना शुरू हो गई। 15, 4, 16, 17, 18, 20, 22। तो पहले ये घटेगी और फिर बढ़ेगी। शुरू कहाँ से होगी? जो भी हमारी परिवर्तनीय लागत पहली इकाई की है, मान लीजिए 20 है, तो हमने यहाँ से शुरू किया, ये 100 है, मान लीजिए 20 है। ये नहीं कह रहे हैं कि यही आंकड़ा है, लेकिन ऐसे अगर है तो ये पहले ऐसे घटती हुई होगी और फिर ये बढ़ती हुई होगी, जैसा कि हमारे इस आंकड़े में दिख रहा है। तो ये पहले घटेगी तो वक्र नीचे जाएगा और फिर बढ़ेगी तो वक्र ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो एक जगह काटेगा उसको, क्योंकि उससे ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ जहाँ पर AFC है ये है 14, ये हो गई 15। देखिए यहाँ 16 है, ये 15 है, ये नीचे अभी। और जैसे ये 14 होती है AFC, तैसे ये 15 हो जाती है, 12 के बाद 16, 11 के बाद 17, अर्थात इसकी तुलना में ये ऊंचे चली जाएगी। तो ये हमारी एवरेज वेरिएबल कास्ट का कर्व होगा, जो शुरू में नीचे गिरेगा और उसके बाद ऊपर बढ़ेगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे, इतने में इतना और जोड़ेंगे, जैसे इतनी है फिक्स, इसी में इतनी वेरिएबल जोड़ेंगे। मैं एक बार आपको बता दूं, ये स्थिति यहाँ जैसे देखिए, जैसे ये A से लेके B तक जो है ये वेरिएबल कास्ट है, और A से लेके C तक जो है फिक्स्ड कास्ट है, एवरेज फिक्स्ड है। तो एवरेज फिक्स्ड में इतना और जोड़ेंगे तो ये वक्र इतना और ऊपर जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों जब जोड़ेंगे तो ये वक्र मिलेगा, और ये तीसरा जो वक्र मिलेगा, इन दोनों को वक्रों को जब जोड़ते हैं तो इनका आकार दोनों के टोटल से पहले नीचे गिरेगा और एक सीमा के बाद बढ़ेगा, और ये U आकार का होगा। और AFC ABC को जोड़कर ये AC बना है, तो AC वक्र U आकार का बनेगा।